दोस्तों अगर कोई पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है, इस बीच अगर पत्नी है जो पति से अलग रहती है, तो उस पत्नी का सबसे पहला मकसद होता है अपने पति से मेंटेनेंस लेने का। और यहाँ पे पति का मकसद भी ये होता है कि अगर वो पत्नी अलग रह रही हो, पत्नी गलत है, तो उस पत्नी का मेंटेनेंस ना बने। बहुत से पति तो क्या करते हैं कि जॉब तक छोड़ देते हैं उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचने के लिए, या फिर वो क्या करते हैं कम सैलरी के ऊपर जॉब वगैरह करते हैं, फिर कम इनकम करने की कोशिश करते हैं जिससे उस पत्नी का कम से कम मेंटेनेंस है जो बन सके। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अब क्या होने वाला है कि पति को यहाँ पे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पति की आय के आधार पे पत्नी को है जो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, यानी कि पति अगर कितना भी कमाते हैं, चाहे वो कितना भी कमाए, तो यहाँ पे अब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पति की आय के आधार पे पत्नी का बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं बनेगा। ये जजमेंट क्या कहता है, क्या बात इस जजमेंट के अंदर कही गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस के ऊपर क्या दिशा निर्देश है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अंत तक आपको बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर ये 3 आधार आपके मेंटेनेंस केस के अंदर होते हैं तो पत्नी का यहाँ पे बिल्कुल भी मेंटेनेंस है जो नहीं बनता है। अगर यहाँ पे पत्नी एडल्ट्री के अंदर है तो भी यहाँ पे उस पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनेगा, या फिर वो पत्नी है जो बिना किसी कारण से पति से अलग रह रही है तो भी उस पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनेगा, या फिर वो पत्नी है जो बहुत अच्छी जॉब करी है, बहुत अच्छी है, जो उसको सैलरी मिल रही है, या फिर वो पत्नी कोई बिजनेस करी है, उसकी आय है जो बहुत अधिक है, तो इस लेवल पे भी है जो उस पत्नी का मेंटेनेंस है जो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो 3 महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिनके आधार पे पत्नी है जो पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। पर यहाँ पे अगर पत्नी बेरोजगार है तो उस लेवल पे है जो यहाँ पे पत्नी का मेंटेनेंस बनता है। अब यहाँ पे इस लेवल के ऊपर क्या आधार देखा जाता है, मतलब यहाँ पे अगर पति की अच्छी इनकम सैलरी है और पति यहाँ पे अगर अच्छी अपनी जिंदगी को जी रहा है, अच्छे स्टैंडर्ड से जी रहा है, तो उसी हिसाब से है जो पत्नी को यहाँ पे मेंटेनेंस मिलेगा। यानी कि पत्नी को भी उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से उतना ही मेंटेनेंस अधिक मिल पाएगा जितनी अधिक यहाँ पे पति की सैलरी इनकम होगी, उसका स्टैंडर्ड होगा। और दूसरा, अगर यहाँ पे पति की मान लो कम इनकम है, कम सैलरी है, वो अगर अच्छे स्टैंडर्ड से अपनी जिंदगी को नहीं जी रहा है, तो उसी हिसाब से है जो पत्नी को यहाँ पे मेंटेनेंस है जो मिल पाएगा। तो इसी आधार से है जो मेंटेनेंस बनता आया है, पत्नी को इसी आधार से है जो मेंटेनेंस मिलता आया है। अब इस मामले के अंदर क्या होता है कि पति के ऊपर 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस है जो लग जाता है। अब पति है जो इस ऑर्डर से असंतुष्ट होते हैं, पति के द्वारा कई ऑर्डर ऐसे भी देखे जाते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि पति की यहाँ पे इनकम भी बहुत अधिक होती है, पर यहाँ पे पत्नी को उस इनकम के हिसाब से जो मेंटेनेंस नहीं मिल पाता है। तो पति यहाँ पे उन्हीं जजमेंट्स को आधार बना के और यहाँ पे उस मामले को चैलेंज करते हैं जो यहाँ पे उनके ऊपर 60,000 रुपए का ऑर्डर हुआ है। तो पति ये चाहते हैं कि ये मेंटेनेंस है जो कम होना चाहिए। अगर यहाँ पे उनकी इनकम ज्यादा है तो यहाँ पे पत्नी का मेंटेनेंस है जो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पति क्या करते हैं, इस मामले को चैलेंज करते हैं, पर यहाँ पे पति को हाई कोर्ट तक भी कोई रिलीफ नहीं मिलती है। यानी कि जो मेंटेनेंस है 60,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ही होता है। अंततः ये मामला है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है, ये पाया जाता है। और इसमें है जो विशेष कुछ ध्यान भी यहाँ पे दिया जाता है, जैसे हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा जो 18 है उसको देखा जाता है, यहाँ पे सीआरपीसी 125 को देखा जाता है, डीवी एक्ट में जो मेंटेनेंस सेक्शन है उसको देखा जाता है, एचएमए सेक्शन 24-25 को देखा जाता है। इन सभी के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि यहाँ पे भरण पोषण गुजारे के लिए दिया जाता है, न कि ऐशो आराम के लिए। यहाँ पे सरकार के द्वारा भी क्या किया जाता है कि उतना ही गुजारा भत्ता दिया जाता है जिससे वो अपना गुजारा कर सके। ऐशो आराम के लिए ऐसा कोई भी गुजारा भत्ता है जो सरकार के द्वारा भी नहीं दिया जाता है। तो पति के ऊपर फिर यहाँ पे ऐशो आराम के लिए गुजारा भत्ता क्यों लगे, मतलब यहाँ पे पति की इनकम सैलरी वगैरह है जो चाहे कितनी अधिक हो, पति यहाँ पे कितना ही अच्छा है जो स्टैंडर्ड लाइफ को जी रहा हो, पर यहाँ पे पत्नी को जो मेंटेनेंस हो पर्याप्त ही मिल पाएगा। यानी कि पत्नी को केवल उतना ही मेंटेनेंस मिल पाएगा जिससे पत्नी है जो अपना गुजारा कर सके। तो यहाँ पे जो 60,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा था उसको यहाँ पे इस आधार से केवल 25,000 रुपए जो कर दिया गया है। यानी कि पति यहाँ पे चाहे कितना भी कमाए, पर यहाँ पे आय के आधार पे पत्नी का मेंटेनेंस है जो तय नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे पत्नी को केवल उतना ही मेंटेनेंस मिलेगा जितना यहाँ पे पत्नी है जो अपना गुजारा कर सके। तो इस आधार से है जो पत्नी का केवल 25,000 रुपए मेंटेनेंस कर दिया गया, यानी कि 60,000 से केवल 25,000। तो इस जजमेंट के अनुसार चाहे यहाँ पे पति कितना भी कमाते हो, पत्नी को यहाँ पे केवल पर्याप्त ही मेंटेनेंस मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर ज्यादा मेंटेनेंस बन भी जाता है तो इस जजमेंट के अनुसार है जो आप कम भी करवा सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आप सभी है जो सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ का खर्चा है जो हाई फाई होता है और यहाँ पे आपका समय और पैसा भी लगता है। पत्नी को यहाँ पे ज्यादा मेंटेनेंस देने से आप अगर बचना चाहते हैं तो केवल आप इस जजमेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे है जो आपको पूरा फायदा मिल सकता है।
तो इस जजमेंट की डिटेल है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।